हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। MDBFP सीरीज के इस पार्ट में हम लोग बूस्टर पंप के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि बूस्टर पंप क्या है, बूस्टर पंप का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, इसके यूज़ करने के पीछे क्या मेन मोटिव है, बूस्टर पंप का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। बूस्टर पंप किस टाइप का पंप होता है, कितना स्टेज का पंप होता है, इसमें पंप का केसिंग का क्या कंस्ट्रक्शन है, रोटेटिंग असेंबली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस बार इसमें बियर रिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। बियर रिंग आपका बूस्टर पंप में भी रहता है, बॉयलर फीड पंप में भी रहता है, तो बियर रिंग का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बूस्टर पंप के बारे में। तो इस पार्ट में हम लोग बूस्टर पंप के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप ले, मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। अभी तक बहुत सारे फ्रेंड्स मेंबरशिप ले के हमसे जुड़ चुके हैं और जो भी और भी फ्रेंड्स अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप कैसे लेना है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, हाउ टू टेक द मेंबरशिप। उसमें मैंने स्टेप वाइज प्रोसेस बताया कि आपको मेंबरशिप कैसे लेना है। और मेंबरशिप लेने के बाद आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर कहाँ पे मिलेगा ये भी मैंने उसमें बता दिया है कि आप हमारे चैनल के पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा, पोस्ट पे आपको मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Friends, in 500 megawatt thermal power plant, there are 3 BFP. One is motor driven BFP and 2 is turbine driven BFP. Each of the 50% capacity. 50% कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके प्लांट में 3 BFP है, मान लीजिए 2 आपका TD BFP रहता है, टर्बाइन ड्रिवन BFP, एंड 1 आपका MDBFP रहता है, मोटर ड्रिवन BFP। और ईच BFP का जो कैपेसिटी है वो 50% कैपेसिटी रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका रनिंग कंडीशन में फुल लोड के लिए आपका 2 BFP सफिशिएंट है। मींस आपको 100% के लिए कितना BFP चाहिए, 2 BFP चाहिए। तो जनरली नॉर्मल कंडीशन में हम लोग 2 TD BFP को सर्विस में रखते हैं, MDBFP जो है उसको हम लोग स्टैंड बाय कंडीशन में रखते हैं। अगर किसी कारण से कोई भी एक TD BFP ट्रिप करेगा तो MDBFP ऑटो में आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका उसका SLC ऑन करके रखते हैं, स्टैंड बाय ऑन करके रखते हैं तो ठीक है। तो आपका 100% कैपेसिटी के लिए 2 BFP सफिशिएंट है टू टेक ऑफ द 100% कैपेसिटी ऑफ द फीड वाटर। तो इसका BFP का जो मेन काम क्या होता है, तो इट टेक द सक्शन फ्रॉम द डिएरेटर एंड डिस्चार्ज द फीड वाटर टू द सीरीज ऑफ HP हीटर्स। आपका HP हीटर 5A, 5B, 6A, 6B से होते हुए ये इकोनोमाइजर में जाता है। इकोनोमाइजर में आपका 3 कॉइल रहता है, आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉइल से होता हुआ ये आपका फाइनली वाटर कहाँ पहुँचता है, बॉयलर ड्रम में। सबसे पहले हम लोग बूस्टर पंप के बारे में पढ़ते हैं कि बूस्टर पंप का क्या इंपॉर्टेंस है एंड व्हाई बूस्टर पंप इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। और बूस्टर पंप का कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हम लोग देखते हैं। देखिए बूस्टर पंप क्या होता है। जनरली आपका 3 BFP है तो हर BFP के लिए अलग अलग बूस्टर पंप होता है। जैसे MDBFP के केस में देखिएगा कि आपका बूस्टर पंप इज डायरेक्टली कपल्ड विद द मोटर के साथ आपका डायरेक्टली कपल्ड रहता है, मीन्स मोटर ड्रिवन बूस्टर पंप होता है। 2 आपका TDBFP टर्बाइन ड्रिवन बूस्टर पंप होता है। तो आपका टर्बाइन और बूस्टर पंप के बीच में आपका गियर बॉक्स होता है। क्योंकि टर्बाइन का RPM ज़्यादा रहता है तो विद द हेल्प ऑफ द गियर बॉक्स हम लोग बूस्टर पंप का RPM को कम रखते हैं। तो MDBFP के केस में मोटर के साथ डायरेक्टली कपल रहता है बूस्टर पंप, और TDBFP के केस में आपका टर्बाइन के साथ गियर बॉक्स के हेल्प से आपका ये बीच में, मतलब टर्बाइन और बूस्टर पंप के बीच में आपका गियर बॉक्स होता है, ठीक है। तो अब ये बूस्टर पंप किस टाइप का पंप होता है इसको हम लोग देखते हैं। बूस्टर पंप जो है आपका सिंगल स्टेज का पंप होता है। ध्यान रखिएगा बूस्टर पंप आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है बट ये सिंगल स्टेज का पंप होता है। ये हॉरिजॉन्टल पंप है, ये आपका ये हॉरिजॉन्टल पंप है। जैसे आपका CP क्या है, वर्टिकल पंप है, बट ये आपका
हॉरिजॉन्टल पंप है। आपका पावर प्लांट में आपका सीपी वर्टिकल पंप है, एसीडब्ल्यू, सीडब्ल्यू आपका वर्टिकल पंप है। जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टल पंप ही यूज़ करते हैं। तो आपका बूस्टर पंप जो है वह हॉरिजॉन्टल पंप है। एक्सियल स्प्लिट केसिंग टाइप, आप देखिएगा इसका जो केसिंग है वो दो पार्ट में एक्सियली डिवाइडेड रहता है। इसका एक टॉप केसिंग पार्ट होता है और एक बॉटम केसिंग पार्ट होता है। दोनों पार्ट आपका अलग अलग रहता है, एक्सियली आपका स्प्लिट रहता है। और इसके पीछे पर्पस ये है कि हम लोग एक्सियली स्प्लिट क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका मेन रीजन है कि हैविंग द सक्शन एंड डिस्चार्ज ब्रांचेज ऑन द केसिंग बॉटम हाफ, जो भी आपका सक्शन पार्ट है या डिस्चार्ज पार्ट है, ये आपका बॉटम केसिंग का जो पार्ट है उसमें ये कनेक्टेड रहता है। क्यों? ताकि अलाउइंग द पंप्स इंटरनल्स टू बी रिमूव्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द सक्शन एंड द डिस्चार्ज पाइप वर्क और द अलाइनमेंट बिटवीन द पंप एंड द ड्राइविंग मोटर। देखिए, स्प्लिट केसिंग देने का पीछे आपका मेन मोटिव है कि उसका मेंटेनेंस आसानी से किया जा सके। जैसे इसका टॉप केसिंग पार्ट है और बॉटम केसिंग पार्ट है, तो जितना भी आपका सक्शन पाइप है या डिस्चार्ज पाइप है, ये आपका बॉटम केसिंग पार्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर पंप में कुछ आपको मेंटेनेंस करना है या पंप इंटरनल्स को रिमूव करना है, तो आपको विदाउट डिस्टर्बिंग द सक्शन पाइप एंड द डिस्चार्ज पाइप यू कैन रिमूव द पंप इंटरनल्स without disturbing the suction pipe and the discharge pipe or without disturbing the alignment between the pumps and the motor। जैसे अगर आपका टॉप केसिंग पार्ट में आपका सक्शन पाइप एंड डिस्चार्ज पाइप रहता, तो बार बार आपको जब भी पंप का मेंटेनेंस करना होता तो आपको सक्शन पाइप को खोलना पड़ता, डिस्चार्ज पाइप को खोलना पड़ता, फिर आपको केसिंग पार्ट आप खोलते हैं। इससे क्या होता है कि आपका बार बार आपको अलाइनमेंट का नौबत आता, आपको बार बार अलाइनमेंट करना पड़ता। तो इसीलिए क्या होता है कि सक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप जो होता है वो बॉटम केसिंग पार्ट से कनेक्टेड होता है, ताकि आप कुछ भी अगर मेंटेनेंस करें तो आपको बहुत ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े, आपको अलाइनमेंट भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आपका बूस्टर पंप हो या बॉयलर फीड पंप हो, द पंप शाफ्ट इज सील्ड एट द ड्राइविंग एंड एंड नॉन ड्राइविंग एंड बाय द मैकेनिकल सील। मैकेनिकल सील जो होता है वह पंप के ड्राइविंग एंड एंड नॉन ड्राइविंग एंड दोनों एंड में आपका रहता है। इसका मेन काम होता है टू प्रिवेंट द लीकेज फ्रॉम द पंप शाफ्ट, क्योंकि जहां पे आपका पंप शाफ्ट केसिंग में इंटर करता है वहां पे इंटेंशनली थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है और उसी गैप से आपका फ्लूइड लीकेज होने का चांस रहता है। गैप क्यों छोड़ते हैं? देखिए, आपका इंपेलर क्या रोटेटिंग पार्ट है, केसिंग स्टेशनरी पार्ट है। अगर दोनों के बीच में कांटेक्ट रहेगा तो वहां पे आपका हीट प्रोड्यूस होगा, बियर एंड टियर होने का चांस रहेगा, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो उसको डैमेज होने से बचाने के लिए वहाँ पे इंटेंशनली थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है और उसी गैप से आपका क्या होता है कि आपका फ्लूइड का लीकेज होने का चांस रहता है। तो इस लीकेज को रोकने के लिए हम लोग दोनों एंड में मैकेनिकल सील का यूज़ करते हैं। और मैकेनिकल सील जो होता है वो फ्लश्ड बाय द बॉयलर फीड वाटर पंप्ड राउंड ए क्लोज सर्किट। आपका मैकेनिकल सील में देखिएगा इसका एक कूलिंग अरेंजमेंट्स रहता है, जो मैकेनिकल सील वाटर एंड जैकेट कूलिंग वाटर सर्किट होता है, जो बाद में आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि इसका क्या सर्किट है। और इसी सर्किट में आपका मैग्नेटिक फिल्टर्स एंड द कूलर्स वगैरह रहता है, जिसको कूल करने के लिए आपका TgECW का वाटर आता है और जैकेट कूलिंग के लिए आपका डायरेक्टली TgECW का वाटर जाता है और उसको कूल करता है। और मैकेनिकल सील वाटर एक क्लोज सर्किट में मूव करता है और उसको कूल करने के लिए आपका टरबाइन TgECW का होता है, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा इसका क्या सर्किट्स वगैरह होता है। ठीक है, और क्योंकि आपका रोटेटिंग पार्ट है तो इसको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट होगा तभी तो रोटेट करेगा। तो इसको सपोर्ट करने के लिए आपका बियरिंग्स वगैरह रहता है दोनों एंड में, ड्राइविंग एंड एंड नॉन ड्राइविंग एंड में आपका बियरिंग्स रहता है। तो ये जो होता है प्लेन वाइट मेटल लाइंड जर्नल बियरिंग्स होता है एंड एक्सेली इज लोकेटेड बाय द डबल थ्रस्ट बियरिंग। आपका नॉन ड्राइविंग एंड में आपका जो डबल थ्रस्ट बियरिंग्स होता है, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि जनरल बियरिंग किस प्रकार से वर्क करता है और थ्रस्ट बियरिंग का हम लोग क्यों यूज करते हैं, आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये जो लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है वह फोर्स्ड ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। इसमें आपका MDBFP में देखिएगा आपका AOP रहता है और एक MOP रहता है। जब आपका MDBFP स्टॉप कंडीशन में रहता है तो AOP रनिंग कंडीशन में रहता है, ऑक्सिलरी ऑयल पंप,
और जब आपका MDBFP रोटेशन में आ जाता है तो MOP सर्विस में आता है, तब AOP आपका कट आउट हो जाता है। तो जो हम आगे इसको बताएंगे कि लुब्रिकेशन सिस्टम जो पढ़ेंगे तो आपका AOP आपका MOP रहता है, वर्किंग ऑयल पंप रहता है एंड एक्सिलरी ऑयल पंप रहता है। 3 मेन इंपॉर्टेंट पंप है आपका हाइड्रोलिक कपलिंग में। जब हाइड्रोलिक कपलिंग जब पढ़ाऊंगा तो उस वीडियो में मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा। बूस्टर पंप का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो इन केस ऑफ MDBFP आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है इफ व्यूड ऑन द नॉन ड्राइविंग इंड। अगर आप नॉन ड्राइविंग इंड साइड से अगर देखिएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन होना चाहिए। किस केस में? MDBFP के केस में। बट TDBFP के केस में थोड़ा इसका उल्टा है, अपोजिट है। TDBFP केस में इफ व्यूड ऑन द नॉन ड्राइविंग इंड तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका ये रोटेशन आता है। तो MDBFP के केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड TDBFP के केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन इफ व्यूड ऑन द नॉन ड्राइविंग इंड साइड से अगर देखिएगा। फ्रेंड, बूस्टर पंप का पंप केसिंग का देखते हैं कि पंप केसिंग किस प्रकार का होता है। तो पंप केसिंग जो होता है वह जो कि स्टेशनरी पार्ट है ये आपका डबल वॉल्यूट टाइप का होता है। मींस इसमें डबल सक्शन इम्पेलर्स होता है। बूस्टर पंप में आपका जो सक्शन जो होता है वो इम्पेलर के दोनों तरफ से होता है, दोनों साइड से होता है। तो डबल वॉल्यूट केसिंग देने से क्या फायदा होता है? इसका मेन पर्पस है इट रिड्यूसेस द रेडियल फोर्सेस ऑन द इम्पेलर्स। इम्पेलर्स में जो रेडियल फोर्सेस है वो आपका बैलेंस हो जाता है। अगर दोनों तरफ से सक्शन प्रेशर आएगा तो एक दूसरे को रेडियल फोर्सेस को वो काउंटर बैलेंस कर लेता है। तो इसलिए डबल वॉल्यूट केसिंग यूज करने से इट रिड्यूसेस द रेडियल फोर्सेस ऑन द इम्पेलर व्हिच रिड्यूसेस द लोड ऑन द बेयरिंग एंड द शाफ्ट। इससे क्या हो जाता है कि जो आपका बेयरिंग पे आपका लोड रिड्यूस हो जाएगा, शाफ्ट पे इसका लोड आपका रिड्यूस हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? इट रिड्यूसेस द वाइब्रेशन एंड द बियर एंड लॉन्गर कंपोनेंट्स लाइफ। इससे क्या होता है कि पंप का आपका जो वाइब्रेशंस वगैरह होता है वो कम हो जाता है, बियर एंड टियर होने का चांसेस आपका कम रहेगा और कंपोनेंट्स का जो लाइफ है वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग डबल वॉल्यूट टाइप केसिंग का हम लोग यूज करते हैं, जो इसमें डबल इम्पेलर के दोनों साइड से सक्शन होता है तो आपका रेडियल फोर्सेस क्या हो जाता है? दोनों साइड में काउंटर बैलेंस कर लेता है। फिर आपका ये स्प्लिट ऑन द हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो पंप केसिंग जो होता है वो एक्चुअली स्प्लिट रहता है। इसका 2 पार्ट में रहता है, बॉटम पार्ट एंड द टॉप पार्ट रहता है। और जितना भी सक्शन और डिस्चार्ज पाइप है वो आपका बॉटम हाफ में रहता है। और कुछ भी अगर पंप इंटरनल्स में अगर कुछ काम करना होता है तो हम लोग टॉप हाफ को हटाते हैं और पंप इंटरनल्स में हम लोग काम करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सक्शन एंड द डिस्चार्ज पाइप और विदाउट डिस्टर्बिंग द अलाइनमेंट बिटवीन द पंप एंड द मोटर्स। इसलिए ये हम लोग एक्चुअली स्प्लिट केसिंग का हम लोग यूज करते हैं। इसलिए जो टॉप एंड बॉटम हाफ केसिंग जो होता है आर लोकेटेड टू ईच अदर बाय डुअल पिन्स एंड सिक्योर्ड बाय द स्टड एंड द नट्स। अब देखिएगा फ्रेंड्स कि इसका जो जहाँ पे दोनों हाफ आपका टॉप हाफ एंड द बॉटम हाफ आपका जो कनेक्टेड होता है वहाँ पे आपका डुअल पिन्स एंड स्टड एंड नट के थ्रू टाइट रहता है। एंड जो एक्सेली स्प्लिट के पास जो सीलिंग रहता है तो सीलिंग एट द एक्सेली स्प्लिट इज बीइंग इफेक्टेड बाय यूजिंग द 2 प्लाई ब्राउन पेपर जॉइंट। आपका जो 2 प्लाई का ब्राउन पेपर होता है तो जहाँ पे हम लोग जो स्टड एंड नट का जो यूज करते हैं उसके बीच में हम लोग 2 प्लाई ब्राउन पेपर देते हैं और तब उसको हम लोग स्टड और नट को जब टाइट करते हैं तो परफेक्ट आपको सीलिंग होगा। मींस आपका सीलिंग के पास से कोई भी लीकेज नहीं होगा। स्टेपिंग बॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड एट द ईच एंड ऑफ द केसिंग टू एकोमोडेट द वाटर जैकेट एंड द मैकेनिकल सील, thus preventing the leakage along the pump shaft। आपका पंप के दोनों एंड में आपका केसिंग के दोनों एंड में आपका स्टेपिंग बॉक्स होता है और स्टेपिंग बॉक्स में आपका वाटर जैकेट एंड द मैकेनिकल सीलिंग का प्रोविजंस रहता है ताकि आपका जो पंप शाफ्ट के अलोंग कुछ भी अगर वाटर में लीकेज हो उसको वो प्रिवेंट करता है। रोटेटिंग पार्ट में क्या रहता है? रोटेटिंग असेंबली में आपका द रोटेटिंग असेंबली कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट। आपका एक पंप का शाफ्ट होता है रोटेट जो करता है, शाफ्ट में आपका इम्पेलर्स रहता है। तो डबल एंट्री इम्पेलर इज कीड टू द शाफ्ट। आपका जैसे पंप के शाफ्ट में आपका इम्पेलर्स माउंटेड रहता है तो इट इज कीड टू द शाफ्ट एंड इट इज एक्चुअली लोकेटेड बाय द इम्पेलर नट ऑन ईच साइड ऑफ द इम्पेलर सब। आपका इम्पेलर्स जो होता है वो शाफ्ट में कीड रहता है और ये एक्चुअली लोकेटेड किसके थ्रू होता है? एक इम्पेलर नट्स होता है जो इम्पेलर हब के दोनों साइड में आपका
इम्पेलर नट्स होता है, उसी से ये आपका एक्सियली लोकेटेड होता है, कुछ भी इसमें मूवमेंट नहीं होता है। और कील का क्या काम है कि आपका पंप शाफ्ट और इम्पेलर के बीच रिलेटिव मोशन ना हो। नहीं, आपका इम्पेलर रोटेट कर रहे तो ऐसा नहीं कि वो स्लिप कर जाए, आपका शाफ्ट अलग रोटेट कर रहे हैं और इम्पेलर अलग अलग रोटेट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका इम्पेलर्स और शाफ्ट के बीच रिलेटिव मोशन ना हो, उसको रोकने के लिए आपका की का हम लोग यूज करते हैं, KEY की का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें आपका इम्पेलर नट्स हो गया, की हो गया, एक आपका सील स्लिप्स होता है, सील स्लिप्स होता है, कॉलर टाइप होता है सील स्लिप्स, थ्रस्ट कॉलर्स होता है एंड रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मैकेनिकल सील्स, जिसमें आपको आगे बताऊंगा कि मैकेनिकल सील्स का दो पार्ट होता है, एक स्टेशनरी पार्ट होता है, एक आपका रोटेटिंग पार्ट होता है। स्टेशनरी पार्ट जो होता है वो आपका पंप के केसिंग के साथ कनेक्टेड रहता है, रोटेटिंग पार्ट जो होता है वह पंप के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है, और दोनों के बीच में आपका थिन फ्लूइड फिल्म रहता है, ठीक है। तो जो रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मैकेनिकल सील एंड द पंप हाफ कपलिंग, ये सारा क्या होता है मिलके आपका रोटेटिंग असेंबली बनाता है, ठीक है। और इम्पेलर्स को दिखेगा, मेन काम तो आपका इम्पेलर है जो कि प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो इम्पेलर के में आपका वियर रिंग होता है, ध्यान से देख पड़िएगा, एक वियर रिंग होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका काम है, वियर रिंग। तो इम्पेलर इज फिटेड विद द वियर रिंग ऑन ईच श्राउड, इम्पेलर के इस श्राउड में आपका वियर रिंग होता है, और वियर रिंग इज लोकेटेड, इज पोजिशन्ड बाय द ग्रव स्क्रू। ये अपना वियर रिंग अपने पोजीशन पर है, इसके लिए ग्रव स्क्रू के हेल्प से ये वियर रिंग पोजीशन में रहता है। वियर रिंग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वियर रिंग कहाँ पे रहता है, इम्पेलर के इस सराउंडिंग में आपका बियरिंग रिंग रहता है, और इसको रिटेन कौन रखता है, ग्रव स्क्रू। देखिए आपका इम्पेलर रोटेट कहाँ पे करता है, पंप केसिंग के अंदर। आपका पंप केसिंग स्टेशनरी पार्ट है, इम्पेलर उसका रोटेटिंग पार्ट होता है। टू अलाउ इम्पेलर्स रोटेट फ्रीली विद इन द पंप केसिंग, पंप केसिंग के अंदर इम्पेलर फ्रीली रोटेट करे तो a small clearance is designed to be maintained between the impeller and the pump casing। फ्रीली मूव करने के लिए क्या होता है कि आपका इम्पेलर और केसिंग के बीच में एक रेडियल गैप छोड़ा जाता है, ताकि दोनों के बीच में प्रॉपर कांटेक्ट ना हो और ये फ्रीली मूव करे। तो इससे एक प्रॉब्लम क्या होने लगा कि आपका किसी भी पंप का एफिशिएंसी ये डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आपका सक्शन साइड में एंटर किया और कितना उसका प्रेशर इंक्रीज किया। तो क्या होने लगा कि उस स्मॉल क्लियरेंस जो इम्पेलर एंड केसिंग के बीच में जो आपका क्लियरेंस था उससे आप लिक्विड बाईपास होने लगा, मींस हाई प्रेशर लिक्विड जो है वो लीक करने लगा लो प्रेशर लिक्विड में। तो इससे पंप का एफिशिएंसी क्या होने लगा, डिटोरिएट होने लगा। तो टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप के एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए इट इज नेसेसरी टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ लिक्विड लीकिंग थ्रू दिस क्लियरेंस फ्रॉम द हाई प्रेशर और द डिस्चार्ज साइड ऑफ द पंप टू द लो प्रेशर और द सक्शन साइड। देखिए पंप के एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए तो इट इज नेसेसरी टू मिनिमाइज the leak amount of the volume of the liquid leaking through this clearance from the high pressure to the low pressure। आपका जो ये जो क्लियरेंस है इम्पेलर और पंप केसिंग के बीच में जो थोड़ा सा गैप छूटा है उससे आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो लीक हो रहा था इसको मिनिमाइज करेंगे। अगर मिनिमाइज करेंगे तभी पंप का एफिशिएंसी आपको इंक्रीज करता है। तो जो हम लोग इंटेंशनली रेडियल क्लियरेंस जो मेंटेन करते हैं इम्पेलर और केसिंग के बीच में रेडियल क्लियरेंस वो 0.10 से 0.25 mm तक हम लोग मेंटेन रखते हैं। तो कोशिश ये रहता है कि गैप कम से कम हो, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होने लगा कि गैप कम रखने से कि जहां पे आपका इम्पेलर और पंप केसिंग में कांटेक्ट होता था वहां पे आपका बियर होने लगता था, चाहे वो इम्पेलर में बियर हो या केसिंग में आपका बियर होने लगता था। तो सम बियर और इरोजन विल टेक प्लेस एट द पॉइंट वेयर द इम्पेलर एंड द पंप केसिंग कम्स इन कांटेक्ट और नियर्स टू कम्स इन कांटेक्ट। तो इससे क्या होने लगा कि जो आपका जो क्लियरेंस था वो इंक्रीज होने लगा। आपका मान लिया कि पंप केसिंग
और इम्पेलर के बीच थोड़ा सा गैप था, और जैसे उसमें रबिंग एक्शन हुआ तो ये क्लियरेंस बढ़ने लगा, उससे आपका लीकेज बढ़ने लगा, और कभी कभी ये लीकेज इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि आपको पंप का मेंटेनेंस करना पड़ जाता था। पंप का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट होने लगता था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपका बियर रिंग का यूज़ होने लगा। पंप इम्पेलर में अगर आपका डैमेज हो जाए या पंप केसिंग में अगर डैमेज हो जाता है तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाता है, आपका पंप का ब्रेक डाउन टाइम भी आपका इंक्रीज हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए आपका बियर रिंग आया। बियर रिंग क्या होता है? एक आपका रिप्लेसेबल रिंग होता है। बियर रिंग क्या होता है? बियर रिंग्स आर रिप्लेसेबल रिंग्स दैट आर अटैच्ड टू द इम्पेलर और द पंप केसिंग। ये इम्पेलर में अटैच रहता है या पंप केसिंग में अटैच रहता है, to allow a small running clearance between the impeller and the pump casing without causing wear of actual impeller or the pump casing materials। जैसे आपका इम्पेलर का रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, पंप केसिंग का रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, और आपको गैप भी चाहते हैं कि कम से कम मेंटेन हो ताकि आपका पंप का एफिशिएंसी इंक्रीज मिले, तो आपको एक बियर रिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। बियर रिंग जो होता है वो रिप्लेसेबल रिंग्स होता है, इसका कॉस्ट भी कम ही रहता है। ये हम लोग पंप के इम्पेलर में या केसिंग में इसको फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्रब स्क्रू। इससे एक फायदा क्या होता है कि एक आपका जो स्मॉल क्लियरेंस भी मेंटेन रहता है ताकि आपका लीकेज कम हो, पंप का एफिशिएंसी भी इंक्रीज करे, और साथ ही साथ इसका सेकेंड एडवांटेज ये है कि बियर रिंग आपको पंप केसिंग या इम्पेलर को डैमेज होने से बचाता है ताकि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम लगे, और रनिंग डाउन टाइम जो होता है, ब्रेक डाउन टाइम है, वो भी आपका तुरंत कम हो जाए ताकि तुरंत आपका पंप असेंबल होके आपका काम करना शुरू हो जाए। तो इससे आप बियर रिंग से फायदा ये आपको मिलता है कि ये पंप इम्पेलर या केसिंग को डैमेज होने से बचाता है, और ये आपका पंप के लाइफ में आप इसको बार बार इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इसको बियर रिंग डैमेज होता है और आपको ये खुद डैमेज होके पंप केसिंग और इम्पेलर को डैमेज होने से बचा लेता है। बूस्टर पंप का अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखें तो इसका जो आरपीएम जो होता है, स्पीड होता है, वह 1495 आरपीएम होता है। क्योंकि आपका मोटर जो एमडीबीएपी में जो मोटर है उसका आरपीएम 1495 आरपीएम होता है, और ये मोटर के साथ डायरेक्टली कपल्ड रहता है। सो बूस्टर पंप का जो आरपीएम जो स्पीड होगा वह 1495 आरपीएम होता है, जो इक्वल्स टू द आरपीएम ऑफ द मोटर। इसका जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है, फ्लो कैपेसिटी है, वो मैक्सिमम 990 MQ पर आवर है। बीएफपी का भी मैक्सिमम फ्लो कैपेसिटी इतना ही रहता है। हेड देखिएगा फ्रेंड सॉरी, आपका जो इसका जो डिस्चार्ज हेड है वह 205 मीटर के आसपास होता है। सक्शन प्रेशर आप देखिएगा फुल लोड पे आपका 8 से 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। डिस्चार्ज प्रेशर मैक्सिमम जो जाएगा वह 25 से 26 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास जाता है, और इवन इससे भी थोड़ा कम ही जाता होगा, 22 से 24 के आसपास इसका प्रेशर रहता है, डिस्चार्ज प्रेशर। सक्शन टेम्परेचर जो देखिएगा वह 160 से 165 डिग्री सेल्सियस आसपास होता है। ये देखिए ये पैरामीटर है वो फुल लोड का है। ये आपका टेम्परेचर जैसे जैसे आप लोड डिक्रीज कीजिएगा तो ये टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर जो होता है वो डेरेटर में जो फीड वाटर का टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर होता है। और इसका जो NPHS रिक्वायर्ड जो है वह 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। देखिए सर, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूस्टर पंप का हम लोग यूज क्यों करते हैं। जनरली आपका बॉयलर फीड पंप होता ही है, तो बूस्टर पंप क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग द बूस्टर पंप इन थर्मल पावर प्लांट, और उसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों यूज करते हैं? देखिए बूस्टर पंप जनरली आपका सक्शन कहाँ पे आता है? डायरेक्टर का जो सक्शन लेता है वो बूस्टर पंप में आता है। बूस्टर पंप के सक्शन में प्रेशर जनरली आपका 5 to 7 kg के आसपास होता है। वहाँ से बूस्टर पंप का जो डिस्चार्ज होता है वो जनरली आपका 14 kg से लेकर 20 kg के आसपास रहता है। बूस्टर पंप का जो डिस्चार्ज होता है वह बॉयलर फीड पंप का सक्शन हो जाता है, और बॉयलर फीड पंप का जो डिस्चार्ज प्रेशर जो है वह 170 से 200 kg के आसपास रहता है। आपका जो सक्शन टेम्परेचर जो होता है वह 160 से 165 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। डायरेक्टर में देखिएगा, डायरेक्टर में आपका जो फीड वाटर का जो टेम्परेचर है वह 160 से 165 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है,
और डिएटर के अंदर का जो प्रेशर है वह 6 से 7 kg या 6 से 6.5 kg के आसपास रहता है फुल लोड पे। जैसे जैसे आप लोड को डिक्रीज करते हैं तो पैगिंग जो आईपी एक्सट्रैक्शन से जो पैगिंग स्टीम आता है उसका प्रेशर डिक्रीज करता है, तो जनरली उसका प्रेशर आपका 4 से 5 kg के आसपास हो जाता है। तो जब मेन काम आपका बॉयलर फीड पंप करता ही है तो बूस्टर पंप का क्या रिक्वायरमेंट है? देखिए, पर्पस ऑफ बूस्टर पंप, देखिए द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बूस्टर पंप इज टू इंक्रीज द सक्शन प्रेशर ऑफ द फीड वाटर टू मीट द NPSS नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायरमेंट ऑफ मेन बॉयलर फीड पंप। बूस्टर पंप का जो मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि बॉयलर फीड पंप के सक्शन में फीड वाटर प्रेशर को इंक्रीज करना ताकि उसका जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बॉयलर फीड पंप का जो नेट पॉजिटिव सक्शन, किसी भी पंप का एक नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है, उससे ज़्यादा ही सक्शन प्रेशर होना चाहिए। अगर सक्शन प्रेशर NPSS से अगर कम हो जाता है तो आपका वेपराइज हो जाता है, कैविटेशन होने का चांस रहता है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सक्शन प्रेशर शुड बी मोर देन द NPSS रिक्वायर्ड। तो आपका अगर डायरेक्ट डिएरेटर का सक्शन बॉयलर फीड पंप में आता तो उसमें उसका जो प्रेशर था वो जनरली 6 से 6.5 kg के आसपास रहता, जो कि उसके रिक्वायर्ड NPSS से कम हो जाता और वहाँ पे आपका वाटर कैविटेशन होने का चांस हो जाता, आपका वेपर बबल बनने लगता, कैविटेशन हो जाता। तो उसको फुलफिल करने के लिए आपका सक्शन प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, और सक्शन प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए आपके पास दो मेथड था। एक तो आप बूस्टर पंप लगा दीजिए, बूस्टर पंप से उसका प्रेशर को इंक्रीज कीजिए, या डिएरेटर का हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। तो डिएरेटर का उसका जो बॉयलर फीड पंप का जो NPSS रिक्वायर्ड है वो जनरली आपका 14 से 15 kg के आसपास होना चाहिए, और उसके लिए आपको 150 मीटर आपका डिएरेटर का हाइट होना चाहिए था। समझिए कितना ज़्यादा हो जाता है डिएरेटर, और जो कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था। तो आपको डिएरेटर का प्रेशर भी आपको इंक्रीज करना था। तो डिएरेटर का प्रेशर मैक्सिमम आपका 6 से 6.5 kg के आसपास होता है। तो आपको जो बूस्टर पंप बॉयलर फीड पंप का सक्शन प्रेशर मैक्सिमम आपका 6 से 7 से 8 kg के आसपास आप कर सकते थे। तो तब भी उसका जो NPSS रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाता। तो इसके लिए एक पंप लगा दिया गया कि ठीक है, डिएरेटर का जो सक्शन होगा वह बॉयलर फीड पंप में आपका बूस्टर पंप में आएगा। बूस्टर पंप उसके प्रेशर को इंक्रीज करेगा। ये सिंगल स्टेज का पंप होता है, इसके प्रेशर को इंक्रीज करके इसका 14 से 20 kg तक ले जाएगा, ताकि उसका जो बूस्टर जो आपका बॉयलर फीड पंप का जो रिक्वायर्ड NPSS है उसको फुलफिल हो जाए। इसलिए हम लोग बूस्टर पंप का यूज करते हैं। वही है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बूस्टर पंप इज to increase the suction pressure of the feed water to meet the NPSS requirement of main boiler feed pump। तो NPSS हम लोग सक्शन प्रेशर को क्यों इंक्रीज करते हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि प्रिवेंटिंग कैविटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सक्शन प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। द मेन बॉयलर फीड पंप इज ए हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर पंप है और हाई मल्टी स्टेज पंप होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा कि आपका बॉयलर फीड पंप जो होता है वो 4+1 स्टेज का होता है। 1 स्टेज जो एडिशनल 1 स्टेज जो लगाया जाता है वो किकर स्टेज के लिए होता है, जो सुपरेटर स्प्रे में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आपका हाई प्रेशर, इसका प्रेशर जनरली आपका 170 से 200 kg के आसपास जाता है। तो ये हाई प्रेशर पंप है, मल्टी स्टेज पंप है, और इसका डिजाइन किया जाता है टू रेज द वाटर प्रेशर टू द हाई लेवल रिक्वायर्ड बाय बॉयलर। ये आपका बॉयलर का रिक्वायरमेंट होता है कि आपका प्रेशर, फिर वाटर का प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए। जनरली 170 से 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होना चाहिए। एंड सच हाई स्पीड हाई प्रेशर पंप, क्योंकि इसका आप देखिएगा RPM आपका 54-5500 RPM तक जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक कपलिंग। तो सच हाई स्पीड हाई प्रेशर पंप्स आर ससेप्टिबल टू कैविटेशन इफ द प्रेशर एट देयर सक्शन इनलेट इज लो। अगर उसका सक्शन प्रेशर अगर लो हो जाएगा तो कैविटेशन होने का चांस रहेगा। BFP often draw the water from the deaerator where the water is already at a high temperature very close to its boiling point। डिएरेटर
में आपका फीड वाटर टेम्परेचर 160 से 165 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और प्रेशर जनरली 6 से 6.5 kg के आसपास होता है। और ये जो टेम्परेचर जो होता है वेरी क्लोज टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड द अवेलेबल प्रेशर इज इनसफिशिएंट टू मीट द रिक्वायर्ड NPSH ऑफ द मेन बॉयलर फीड पंप। डायरेक्टर के अंदर का प्रेशर इनसफिशिएंट, उतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वह जो बॉयलर फीड पंप का जो रिक्वायर्ड NPSH को मीट कर सके। अगर मान लीजिए कि अवेलेबल प्रेशर अगर रिक्वायर्ड NPSH से कम ही अगर हो जाता है तो क्या होगा? देखिए, इफ द अवेलेबल प्रेशर इज टू लो और लेस देन द रिक्वायर्ड NPSH, then the water will flash into the vapor as it enters the impeller eyes। जैसे इम्पेलर के आइज में सबसे लो प्रेशर होता है और जैसे ही वाटर इम्पेलर के आइज में इंटर करेगा वहां पे उसका प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से जैसे ही कम होगा वह वाटर फ्लैश इनटू द वेपर बबल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम अब स्टार्ट होता है जब आपका बबल का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो वाटर और बबल इम्पेलर के आइज में आया, इम्पेलर के डाउन स्ट्रीम में हाई प्रेशर साइड है जहां उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे ही बबल आपका हाई प्रेशर जोन में आता है वो बबल कोलैप्स कर जाता है और यही आपका ऑनसेट ऑफ कैविटेशन स्टार्ट होता है। इस कैविटेशन कोलैप्स होने से देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका सीवियर नॉइज एंड वाइब्रेशन होगा, आपका मैकेनिकल डैमेज टू द इम्पेलर एंड पंप केसिंग, आपका पंप केसिंग एंड इम्पेलर को ये डैमेज कर सकता है। पोटेंशियल कैटास्ट्रोफिक फेल्यूर ऑफ द बॉयलर फीड पंप, बॉयलर फीड पंप का कैटास्ट्रोफिक फेल्यूर भी हो सकता है, आपका पंप सीवियर डैमेज हो सकता है, पंप का परफॉर्मेंस आपका डिटोरिएट हो जाएगा। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है अगर आपका कैविटेशन स्टार्ट हो जाता है और कैविटेशन तभी स्टार्ट होगा जब अवेलेबल जो NPSH अवेलेबल जो है वो आपका लेस देन द NPSH रिक्वायर्ड हो जाएगा, तभी आपका कैविटेशन होता है। और जैसे ही कैविटेशन होगा आपका पंप का परफॉर्मेंस डिटोरिएट करेगा, सीवियर नॉइज एंड वाइब्रेशन होगा, आपका मैकेनिकल डैमेज टू द इम्पेलर्स एंड द पंप केसिंग होगा एंड कैटास्ट्रोफिक फेल्योर ऑफ द बॉयलर फीड पंप हो सकता है। इसलिए सक्शन प्रेशर को इंक्रीज करना बहुत ही जरूरी है और सक्शन प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए ही हम लोग बूस्टर पंप का यूज करते हैं। फ्रेंड, हम लोग का मेन जो मोटिव है कि बॉयलर फीड पंप के सक्शन में वाटर के प्रेशर को इंक्रीज करना, तो बूस्ट द सक्शन प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द मेन बॉयलर फीड पंप। और बूस्ट आपको सक्शन प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए ही हम लोग बूस्टर पंप का यूज करते हैं। बूस्टर पंप जनरली आपका सिंगल स्टेज लो स्पीड पंप होता है, जनरली इसका आरपीएम आपका 1495 आरपीएम के आसपास होता है ये, और ये सिंगल स्टेज का पंप है। इसका मेन काम होता है कि बॉयलर फीड पंप के सक्शन में वाटर के आपका प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करना ताकि आपका वाटर ऑलवेज रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट थ्रू आउट द पंप ऑपरेशन। देखिए, लिक्विड आपका बबल वेपर बबल कब बनता है? जब लिक्विड का जो प्रेशर होता है वह उसके वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। जैसे वेपर प्रेशर से कम होगा लिक्विड का बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है। तो बूस्टर पंप यूज करने से ये आपको इंश्योर करता है कि लिक्विड का जो वाटर का प्रेशर किसी भी टाइम में, किसी भी पंप के किसी भी स्टेज में आपका इसका प्रेशर वेपर प्रेशर से ऑलवेज ज़्यादा रहे और लिक्विड ऑलवेज रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट में रहे, वाटर हमेशा लिक्विड स्टेट में रहे ताकि कैविटेशन के जो चांसेज है उसको रोका जा सके। इसीलिए हम लोग बूस्टर पंप का यूज़ करते हैं। बॉयलर फीड पंप के सक्शन प्रेशर को इंक्रीज करने का एक और मेथड है कि आपका डायरेक्टर के हाइट को बढ़ाना। अब डायरेक्टर के हाइट को इंक्रीज कर दीजिएगा तो अल्टीमेट आपका बूस्टर पंप बॉयलर फीड पंप के सक्शन का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि आपको डायरेक्टर का हाइट जनरली आपको 120 से 140 मीटर हाइट बढ़ाना पड़ेगा और इससे क्या होता है आपका इट विल इनकर ए ह्यूज कॉस्ट इन द फॉर्म, आपको स्ट्रक्चरल बनाना पड़ेगा 140 मीटर हाइट का, उससे कितना कॉस्ट आपको जाएगा।
दूसरे बात आपका पाइप का इरेक्शन, आपका पाइप का लेंथ बढ़ जाएगा, पाइप का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग इसमें इन्वॉल्व है और ये फिजिबल पॉसिबल भी नहीं है कि इतना ज़्यादा आपको कॉस्ट, क्योंकि आप पावर प्लांट लगाते हैं तो आपका कॉस्ट इफिशिएंट होना चाहिए। अल्टीमेट आपको इसको पब्लिक को सेल करना है, इलेक्ट्रिसिटी पब्लिक को सेल करना है। अगर आपका जनरेशन कॉस्ट ही काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेल योर पावर्स एट द पब्लिक मार्केट्स। तो आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी देखना है। तो इसीलिए क्या होता है कि आप इतना सारा रेडिएटर को हाइट को बढ़ाइएगा, पाइपिंग का कॉस्ट बढ़ेगा, उससे बचने के लिए आप एक सिंपल बूस्टर पंप लगा दीजिए। बूस्टर पंप लग गया, सक्शन प्रेशर इंक्रीज हो गया और आपका रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाता है। MDBFP सीरीज के इस पार्ट में आपने बूस्टर पंप के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि बूस्टर पंप क्या है, कितना स्टेज का पंप होता है, इसका क्या मेन इंपॉर्टेंस है, हम लोग पावर प्लांट में इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग देखें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बॉयलर फीड पंप के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि बॉयलर फीड पंप क्या होता है, किस स्टेज का पंप होता है। इसमें जनरली आपका 4 स्टेज का होता है। किकर स्टेज का क्या काम है, सुपरेटर स्प्रे का हम लोग टैपिंग कहाँ से लेते हैं, रीहीट का टैपिंग कहाँ से लेते हैं, तो सारा डिटेल हम लोग उसमें पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।